चलो आज जो आपकी क्लास होने वाली है वो फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री का दूसरा लेक्चर होगा, है ना। फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री का पहला लेक्चर आपका चल चुका है। पहले लेक्चर में आपका जो भी क्लास था, मतलब आपने सबसे पहले तो देखा फॉर्मल चार्ज निकालना, फिर उसके बाद आपने देखा रिजोनेंस के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक फॉर रेजोनेंस। कैरेक्टरिस्टिक फॉर रेजोनेंस। सर बायो ग्रुप की हूँ, बहुत बढ़िया, चलो कोई बात नहीं, बायो ग्रुप की भी क्लास आपकी चली रही है, ठीक है। बायो ग्रुप की भी क्लास आपकी चल रही है, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री, ठीक। तो आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक फॉर रेजोनेंस, ठीक है। उसके बाद रेजोनेंस एनर्जी भी पढ़ने वाले हैं, फिर हम इंटरेक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, कोई भी दो मॉलिक्यूल होगा उसके बीच में इंटरेक्शन देखेंगे, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट किया जाए, एक बार सब लोग यस आर नो बोलेंगे। श्वेता, अंशिका और निहारिका, शैलेंद्र, बाबू, चलो स्टार्ट करें, बहुत बढ़िया। तो हेडिंग सब लोग लगा लेंगे, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री 02, यहाँ पर लिखेंगे फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री का दूसरा लेक्चर होगा ये, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री का दूसरा लेक्चर, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री का दूसरा लेक्चर हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो अब ध्यान देंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, कैरेक्टरिस्टिक फॉर रेजोनेंस। पिछले लेक्चर में आपने रेजोनेंस के बारे में पढ़ा था, रेजोनेंस होता क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर आपने वो नहीं पढ़ा हुआ है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता क्या है, तो पिछली क्लासेस जरूर पढ़ लेना, बिकॉज बिना पिछली क्लासेस पढ़े इसमें उतने अच्छी तरीके से आपको नहीं समझ में आएगा। जितने स्टूडेंट पिछली क्लासेस देख के आए हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है, बिकॉज जब मैं बताऊंगा कि आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता क्या है, आप समझ ही नहीं पाओगे, ये जरूरी है। चलो देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर रेजोनेंस। कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर रेजोनेंस, है ना। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है वो कोई एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं होता, ये आपका कैनोनिकल स्ट्रक्चर होता है। ध्यान से सुनिएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज नॉट एक्चुअल स्ट्रक्चर बट दे आर कैनोनिकल, या फिर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे इसमें कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर is not actual structure, while it is canonical or contributing structure, ठीक है। कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर मतलब रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज नॉट एक्चुअल स्ट्रक्चर, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं होता है, ये हमारा कैनोनिकल या फिर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होता है, कैनोनिकल या फिर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होता है। आपको मैंने बताया हुआ था, जैसे आपने देखा क्या था, सपोज दैट मैंने बताया था कि NO2 ही देख लो, है ना, या फिर मैं इधर दिखा दूं आपको, बेंजीन ही मान लो सबसे अच्छा, इसके कितने ज्यादा स्ट्रक्चर बन सकते हैं देखना। एक तो बॉन्ड हम ऐसे लगा सकते हैं, एक हम ऐसा भी बना सकते हैं, यही बेंजीन, यहां पर डबल बॉन्ड अल्टरनेट क्रम में लगा सकते हैं, है ना, जस्ट चेंज है। इन सभी से मिलाकर एक अलग हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर बनता है, इसके बारे में भी और डिटेल में हम बात करेंगे। हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है ना, ये इतनी जल्दी मूव करता है ये आपस में, तो ये कुछ इस प्रकार दिखता है। ये दोनों हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, क्या होते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसी को हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, इसी को हम कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, समझ रहे हो।
आपका जो भी बोलने का इच्छा हो, चाहे तो आप रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, चाहे आप कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, चाहे आप कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। ये हमारा एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है, मतलब इन तीनों से, दोनों से मिलके जो बना हुआ है वो हमारा एक्चुअल स्ट्रक्चर है। अब आप देख पा रहे हैं कि इनके जो एटम्स हैं वो ना चेंज हो रहे हैं, उनकी प्लेसमेंट ना चेंज हो रही है, ना तो वो कम ज़्यादा हो रहे हैं, सिर्फ इनके बॉन्ड आपस में चेंज होते हैं, या फिर चार्ज जो होते हैं वो आपस में चेंज होते हैं, है ना। बातें समझ में आ रही है? चलो दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। ये भी डिपेंड करता है रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर पर, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहां पर लिख लेंगे दूसरा पॉइंट, स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड डिपेंड्स अपॉन जो स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड होता है ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मतलब कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी है ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है। नहीं समझ आया सर? नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है भाई? समझो जितने ज्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। मतलब अगर आपका नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा, स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड भी ज्यादा। ऐसा क्यों होता है सर? आपको जैसे दो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहा है, दो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहा है, तो उसके बारे में ज्यादा अच्छे से नॉलेज आप कर पाओगे कि चार रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहा है उसके बारे में, जिसमें चार मिल रहा है। जितने ज्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं उतने अच्छी तरीके से आप उसको जान पाते हो, और उतने ही ज्यादा वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। मतलब जितने ज्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड होता है वो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मतलब कितने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस कंपाउंड के बन रहे होते हैं। जिस कंपाउंड के जितने ज्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। एक बार बताओ सब लोग, क्या दोनों पॉइंट किसी को नहीं समझ आया? एक बार बताओ सब लोग, क्या दोनों पॉइंट समझ में आया? श्वेता, अंशिका, निहारिका, बाबू, बताओ सबको आ रहा है ना समझ में? चलो तीसरा पॉइंट क्या करा है देखो जरा ध्यान से। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है? जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, लिखेंगे इसमें, इन रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर ऑफ एटम एंड देयर पोजीशन number of atom and their position in compound remains unchanged। मतलब रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो नंबर ऑफ एटम और उनकी पोजीशन होती किसी भी कंपाउंड में वो अनचेंज रहती है। दूसरा रिपीट कर दो सर। दूसरा ये है कि रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितना ज्यादा, सुना ध्यान से, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितना ज्यादा उतनी ज्यादा उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी। अगर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मान लो 5 स्ट्रक्चर बन रहे हैं तो वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। 2 स्ट्रक्चर बन रहे हैं किसी के तो वो कम स्टेबल होगा, ठीक है। किसी के 2 बन रहे हैं तो वो कम स्टेबल होगा। हमें समझ में, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। अरे भाई देख लो, कार्बन था, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, स्पेस पे माइनस आया हुआ था, यही था। इसके कितने प्लेसमेंट हो सकते थे, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते थे? कार्बन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड,
ऐसा हो सकता है। क्या इसमें कम ज़्यादा हुए? नहीं हुए, सिर्फ इनकी बॉन्ड चेंज हो रहे हैं, ठीक है। और ये ऐसा भी तो बन सकता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। मतलब यहां से आपने देखा कि जितने ज़्यादा, जैसे इसके 3 बन रहे हैं ना, इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हैं? 3 है। एक्चुअल स्ट्रक्चर इसका क्या निकल के आएगा? आप सभी जानते हो, एक्चुअल स्ट्रक्चर इसका निकल के आएगा यही, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है। उसको छोड़ो, उसको छोड़ो, इसको देखो, ये जो है 3 है। अगर मान लो कोई कंपाउंड जिसका 2 ही रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा हो तो वो कम स्टेबल होगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा, बिकॉज इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 है, इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 है। अब समझो तीसरी चीज कि इन रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर ऑफ एटम्स एंड देयर पोजीशन इन कंपाउंड रिमेन्स अनचेंज्ड। मतलब रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एटम की संख्या, नंबर ऑफ एटम्स, एटम की संख्या और उनकी पोजीशन अनचेंज्ड रहती, चेंज नहीं होती। क्या ये ऑक्सीजन चेंज हुआ? पोजीशन चेंज हुई? नहीं। ऐसा तो है नहीं कि ये ऑक्सीजन यहां लगा हुआ था ऐसे ऊपर आ गया फट से, नहीं। चेंज क्या हुआ? बॉन्ड चेंज हुआ। ये डबल बॉन्ड यहां था, डबल बॉन्ड यहां आ गया, फिर डबल बॉन्ड यहां चला गया। चेंज क्या हुआ? ये चार्ज चेंज हो गए, ये निगेटिव चार्ज दोनों यहां था, अब यहां हो गया, अब यहां हो गया, चार्ज चेंज हो गए। फ्री इलेक्ट्रॉन चेंज हो सकते हैं, बट नंबर ऑफ एटम्स नहीं चेंज होगी। क्या इसमें एटम की संख्या वही है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, वही है। क्या इनकी पोजीशन चेंज हुई? नहीं। ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, वही है, नहीं चेंज हुआ। चेंज क्या हुआ? डबल बॉन्ड। चेंज क्या हुआ? चार्ज। चेंज क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर लिख सकते हैं ओनली चेंज, यहां पर लिखेंगे ओनली चेंज bonds between atoms charge free electrons लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। ये चेंज हो सकते हैं, बट नंबर ऑफ एटम्स और उनकी पोजीशन कभी चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। बातें क्लियर हुई? बातें क्लियर हुई? बताओ, बातें क्लियर हुई? फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक था बेंजीन की स्ट्रक्चर को लेकर के, बेंजीन की स्ट्रक्चर को लेकर के। बताओ एक बार सब लोग बताओ, क्या सबको समझ में आ रहा है ना? श्वेता, अंशिका, निहारिका, बाबू, एलके, आ रहा है ना सबको समझ में? बताते चलना, अगर किसी को कोई भी पॉइंट ना समझ में आया तो एक बार बता देना, सर यहाँ पे नहीं आया, मैं रिवीजन करा दूंगा उसका। एक बार सब लोग बताओ कि यस सर समझ में आया, तब मैं आगे चलूँ। बोलो, सब लोग साथ साथ बोलो कि यस सर समझ में आया तो मैं आगे चलूँ। लिखो जल्दी फटाफट से, टाइप करो सब लोग। अरे कितना टाइम लगता है जी तुम लोगों को टाइप करने में? वेल डन। चलो, फोर्थ पॉइंट क्या था? बेंजीन के स्ट्रक्चर को लेकर। बेंजीन का स्ट्रक्चर सबसे पहले किसने दिया था? डिवार्ड्स ने दिया था। किसने दिया था? डिवार्ड्स ने। डिवार्ड्स ने बताया था कि बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, उन्होंने बताया था कि इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, ध्यान से देखना, इस प्रकार से। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, ध्यान से सुनना। ये पहला स्ट्रक्चर था डिवार्ड्स का। कुछ इस प्रकार से होता है।
इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से, इनका 3 स्ट्रक्चर बताया था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेंजीन का पहले, जब उतना खोज वगैरह नहीं हुआ था इसके बारे में। इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उन्होंने बताए थे, इन्होंने डिवार्स ने, इसको बोला जाता है डिवार्स स्ट्रक्चर, है ना, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फिर आए केकुली भाई साहब, केकुली ने इनका सही स्ट्रक्चर दिखाया। केकुली ने दिखाया कि बेंजीन कुछ ऐसा होता है, कुछ इस प्रकार से अल्टरनेट क्रम में इनके बॉन्ड होते हैं। ये एक स्ट्रक्चर, दूसरा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसा। ये किसने बताया था? केकुली ने। और ये सही स्ट्रक्चर था, ये गलत साबित हो गया था, ये सही था, ठीक है। बट इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो तो आप सभी जानते हो। बेंजीन का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है उसको तो सभी को पता है। नोट कर लो, नोट भी हो गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। चलो भैया नोट कर लो। अब हम पढ़ते हैं रेजोनेंस एनर्जी। जब भी बात होगी, ये केकुली स्ट्रक्चर है हमारा, ध्यान से सुनना, केकुली स्ट्रक्चर, और ये हमारा रियल स्ट्रक्चर है। रियल स्ट्रक्चर। अब इसमें और इसमें जो एनर्जी डिफरेंस होता है उसी को हम बोलते हैं क्या? रेजोनेंस एनर्जी। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन रियल स्ट्रक्चर एंड केकुली स्ट्रक्चर, वही होता है हमारा रेजोनेंस एनर्जी, है ना। एक बार नोट डाउन करोगे सब लोग? नोट डाउन कर लो भाई। नोट डाउन करिए। हो जाए तो बता देना। चलो हिंट डालेंगे। रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है फिर से समझ लो। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन रियल स्ट्रक्चर एंड केकुली स्ट्रक्चर नोन एज रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है। लिखेंगे द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन क्या था आपका? रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है भाई? द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन रियल स्ट्रक्चर एंड केकुली स्ट्रक्चर, known as resonance energy।
रेजोनेंस एनर्जी। मतलब अगर आपको रेजोनेंस एनर्जी निकालनी पड़ी, कभी भी पूछा गया रेजोनेंस एनर्जी, तो आप क्या कहोगे? रियल स्ट्रक्चर की एनर्जी, ठीक है, रियल लिखा है एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एनर्जी ऑफ रियल स्ट्रक्चर माइनस एनर्जी ऑफ केकुली स्ट्रक्चर। यहां पर लिखोगे एनर्जी ऑफ रियल स्ट्रक्चर माइनस एनर्जी ऑफ केकुली स्ट्रक्चर। ये रहा है रेजोनेंस एनर्जी, नोट कर लीजिए। अब जो केकुली स्ट्रक्चर होता है, कभी कई लोग सोचते हैं सर क्या केकुली स्ट्रक्चर, जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक्चुअल सही मिले थे वो केकुली ने दिए थे। वो हमने डिवार्स स्ट्रक्चर दिखाया ना, उन्होंने फेल हो गए। क्यों? क्योंकि उनका सही ही नहीं था, उनका गलत था, इसलिए वो फेल हो गए, है ना। यहां पर देखेंगे क्या कि जो रेजोनेटिंग एनर्जी होगी या रेजोनेंस एनर्जी जो होगी, रेजोनेंस एनर्जी, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं थोड़ा करके कि एनर्जी ऑफ रियल स्ट्रक्चर माइनस एनर्जी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रियल स्ट्रक्चर में से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की एनर्जी अगर घटा देंगे तो वो जो डिफरेंस मिलेगा दैट्स योर रेजोनेंस एनर्जी, वो हमारा रेजोनेंस एनर्जी कहा जाए। ठीक है, ये रेजोनेंस एनर्जी मिली। 4 पॉइंट तक हो गया। 5वां पॉइंट, 4 पॉइंट तक पीछे लिखे थे ना। 5वां पॉइंट क्या कर रहा है? इफ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैव चार्ज, इफ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैव चार्ज या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन। देखो समझो, अगर सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के पास चार्ज है या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन है, देन नेचर ऑफ चार्ज शुड सेटिस्फाई द, देन नेचर ऑफ चार्ज शुड सेटिस्फाई द नेचर ऑफ एटम। नेचर ऑफ एटम मतलब क्या कर रहा है कि इफ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैव चार्ज या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन, अगर सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के पास चार्ज है या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन है, कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जिससे 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, तीनों के पास चार्ज है या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो नेचर ऑफ जो चार्ज होना चाहिए वो सेटिस्फाई होना चाहिए नेचर ऑफ एटम के। सर नहीं समझ में आया। इसका मतलब यह है कि पॉजिटिव चार्ज शुड प्रेजेंट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम एंड नेगेटिव चार्ज शुड प्रेजेंट इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम। इसका मतलब यही है, इंप्लाइज दैट, इसका कहने का मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज जो होना चाहिए, चार्ज शुड प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम और नेगेटिव चार्ज should present on electronegative atom। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मतलब कहा जा रहा है कि पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होने चाहिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ना खींचे, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करे, न्यूक्लियस को अपनी तरफ खींचे, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होते हैं। एंड निगेटिव चार्ज शुड प्रेजेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और निगेटिव चार्ज जो होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर प्रेजेंट होने चाहिए, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव पर प्रेजेंट होने चाहिए। इट मींस दैट जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे होते हैं उस पर वो निगेटिव चार्ज रहेगा, पॉजिटिव चार्ज उस पर रहना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन दे रहा था, रिपेल कर रहा था, न्यूक्लियस को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। जनरली होता यही है, तो बट स्टेटमेंट है, हमें लिखना पड़ता है। मतलब अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के पास चार्ज है या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन है तो नेचर ऑफ चार्ज होना चाहिए शुड सेटिस्फाई नेचर ऑफ एटम।
मतलब पॉजिटिव चार्ज शुड प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम एंड नेगेटिव चार्ज शुड प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। अब बात आती है इंटरेक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। इसको हम एक नया टॉपिक में ही पढ़ाएंगे, मतलब कल ही पढ़ाएंगे, क्योंकि ये अलग टॉपिक ही है और इसको कंप्लीट करेंगे उसी में। फिर बॉन्ड मूवमेंट पढ़ाएंगे, बॉन्ड मूवमेंट परसों के टॉपिक में पढ़ाएंगे, है ना। फिर फजांस रूल है, अभी बहुत चीज़ें हैं। चलो जिसको जिसको कॉलेज जाना हो सो जा सकता है, क्योंकि 10:30 ऑलरेडी बज चुके हैं। मैथ पढ़ाएंगे तो 11:30 बज जाएंगे, आप कॉलेज जा नहीं पाओगे। शाम के समय में मैथ की चला देंगे, मैं नोटिफाई कर दूंगा कितने बजे से आपकी क्लास चलेगी, इवनिंग टाइम में मैं बता दूंगा, ठीक है। जिसको जिसको कॉलेज जाना वो चले जाएं आराम से, बताओ जल्दी। जिसको जिसको कॉलेज जाना हो वो जाओ आराम से, मौज करो। मैथ की क्लास शाम को चला देंगे, ग्रुप में नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपके ग्रुप में नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि कब चलेगी आपकी क्लास, ठीक। नोट करिए, कंप्लीट करें क्लास। नोट करिए, नोट करिए। हो गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक? जो भी आपने पढ़ा, रेजोनेंस एनर्जी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेजोनेंस, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा और लगभग सभी स्टूडेंट को समझ में भी आ गया है। सो दैट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर साथ, जो कि हमारा मैथ होने वाला है। मैथ अभी थोड़ी देर में चल जाएगा, थोड़ी देर मतलब शाम का टाइम चल जाएगा, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट को जाना होता है कॉलेज, इसलिए क्लास नहीं चल रही अभी, ठीक है। बट कल से वही टाइम है, 8 से 11। अगर आप कंप्लीट सिलेबस ज्वाइन करना चाहते हैं, कंप्लीट सिलेबस पढ़ना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बैच की लिंक दी गई है, आप उस पर क्लिक करेंगे, बैच को तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हमारे लिए कौन सी बैच सही रहेगी या फिर हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन सी बैच सही रहेगी, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 9532039099। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपना सिलेबस भेज सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप कॉल कर सकते हैं। इस पे हमारी टीम का कोई भी एक पर्सन आपको कॉल उठाएगा। जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा, आपके बैच से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, आप इस पर पूछ सकते हैं। इवन मैं भी कॉल कभी कभी रिसीव कर लेता हूं, तो अगर आपको कोई डाउट है कि आप बता दीजिएगा, विवेक सर से बात करनी है, तो आपकी बात हो जाएगी। तो आप कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, बैच से रिलेटेड सारी जानकारी आप इस पे पा सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर साथ, टिल देन बढ़िया पढ़ाई करें, ऑल द वेरी बेस्ट।